ये सवाल तुम्हारी जेई प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक होने वाला है, बिकॉज सिमिलर दिखने वाला सवाल इस साल के जेई एडवांस में आया था। और वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा कि ये दोनों ही सवाल कहाँ से इंस्पायर्ड थे। सो सोल्यूशन देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को एक जेन्युइन ट्राई दो एंड कमेंट्स में अपने अप्रोचेस एंड आइडियाज को शेयर करो। ऑलराइट, तब शुरुआत करते हैं लर्निंग के साथ। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो सिलेंडर्स दिए हुए हैं, एक ये बड़ा सिलेंडर एंड इसके अंदर एक और सिलेंडर है, अगेन दोनों ही हॉलो हैं, जिसका साइज इस सिलेंडर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। सपोज वो कुछ इस तरीके से है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि दोनों ही सिलेंडर अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कुछ इस तरीके से जो एक्सिस है, इसके अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर अपन इस स्मॉल सिलेंडर को थोड़ा सा ऊपर करके रिलीज कर देते हैं, सपोज इस तरीके से मैंने एक वर्टिकल एक्सिस बनाई एंड अभी सिलेंडर मेरा यहाँ पर है, इसको मैं स्मॉल एंगल थीटा बोल रहा हूँ, याद रखना ये थीटा एंगल बहुत छोटा है। तो हमारा सिस्टम किस तरीके से ऑसिलेट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ऑलराइट, अब फ्रीक्वेंसी निकालने वाले जितने भी सवाल होते हैं ना, घुमा फिरा के वो तुमसे यही पूछ रहे होते हैं कि मुझे एक जनरल इक्वेशन बताओ जो थीटा डबल डॉट को एक्सप्रेस कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ समथिंग इनटू थीटा, और यहाँ पर एक माइनस साइन जो एक्चुअली डिनोट कर रहा है कि एक ऑसिलेटरी मोशन होने वाला है। ऑलराइट, सो मेन पर्पस हमारा ये है कि अपन को कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन चाहिए, और यहाँ पर जो हमारा टर्म होता है उसको अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं, और उसका यूज करके हम इस क्वेश्चन की या सिस्टम की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फिर इस इक्वेशन की तरफ कैसे पहुंचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो जो पाथ है, वो जो प्रोसेस है, वो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले कि यार इस तरीके का जो मोशन होने वाला है वो होगा कैसे, इसको विजुलाइज करने का ट्राई करो एक बार। बेसिकली अगर मैं इस बड़े सिलेंडर को फिक्स कर दूं, सपोज थोड़ी देर के लिए फिक्स्ड हो गया है, तो अब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यार ये जो मेरी सिलेंडर है अंदर वाला, ये कैसे मोशन करेगा। बिकॉज क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि विदाउट स्लिपिंग मोशन हो रहा है, दैट मीन्स इन दोनों ही सिलेंडर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अगर हमारा बड़ा वाला सिलेंडर फिक्स्ड हो गया है, तो ये छोटा वाला जो सिलेंडर है ये कुछ ऐसे मूव कर सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, बट बिकॉज फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है तो हमारा ये छोटा वाला सिलेंडर एक्चुअली अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा। मैं इसको जूम इन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से रोटेट भी कर सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार अगर अपन इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो जो ग्रेविटी है जो कुछ इस तरीके से लगने वाली है, उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियली आता है इस डायरेक्शन में, और वो हमारे सेंटर ऑफ मास को मूव करवाता है। इतना अपन को क्लियर है। बट यार ये सिलेंडर जो है ये रोटेट कैसे कर रहा है, दैट मीन्स इस पर एक और फोर्स लगना चाहिए जिसका एक नॉन जीरो टॉर्क आएगा, राइट। एंड वही फोर्स एक्चुअली हमारा बड़ा वाला सिलेंडर प्रोवाइड करेगा, दैट इज आर फ्रिक्शन फोर्स। गॉट इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, बिकॉज अभी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि बड़ा वाला सिलेंडर फिक्स्ड है एंड अपन ने इस छोटे सिलेंडर को थीटा एंगल पर जाकर छोड़ दिया है। सो सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी है नीचे जाने की। तो बेसिकली हमारा जो ये लोअर मोस्ट पॉइंट होगा ये भी कुछ नीचे जाना चाहेगा, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो फ्रिक्शन है वो इसको अपोज करना चाहेगा, बिकॉज फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ। एंड इसकी वजह से इस फ्रिक्शन का एक नॉन जीरो टॉर्क आएगा जो इस सिलेंडर को एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने वाला है, राइट। एंड इसी एंगुलर रोटेशन की वजह से हमारा जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस ऑफ जो भी इसकी रेडियस है, दैट इज r1। सपोज इसको अगर अपन ओमेगा बोल रहे हैं तो दिस इज r1 इंटू ओमेगा। अब बिकॉज यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही और अपन ने यहाँ पर अभी अज्यूम किया है कि जो बड़ा सिलेंडर है वो फिक्स्ड है, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है सिलेंडर की बड़े वाले, दैट इज जीरो। सो दिस नेट सम शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। इतना अपन को समझ में आता है। बट अब अपन जाते हैं एक्चुअल सवाल की तरफ जहाँ पर बड़ा वाला सिलेंडर भी मूवेबल है, दैट मीन्स वो अपनी इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो अब कुछ नहीं करना, हल्का सा एक्सटेंशन हो जाएगा, बिकॉज ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था जो बड़े वाले सिलेंडर ने छोटे वाले सिलेंडर पर लगाया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम ही फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन छोटा वाला सिलेंडर एक्चुअली बड़े वाले फोर्स पे लगाएगा, राइट। एंड उसकी डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरीके से। गॉट इट। एक बार अपन को अब सेटअप समझ में आ गया ना, अपन बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। अब यहाँ पर थोड़े से नोशंस अपन डिफाइन करते हैं कि सपोज हमारा जो छोटा सिलेंडर है वो इस बड़े सिलेंडर के सेंटर से थीटा एंगल पर है, इसको अपन थीटा बोल देते हैं। एक चीज़ और, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो बिकॉज अभी थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए अपन ने इसको पॉजिटिव लिया है। सिमिलरली अपन थीटा वन डिफाइन कर रहे हैं जो शोकेस कर रहा है कि हमारा जो छोटा वाला सिलेंडर है ये अपनी एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट किया है, ऑलराइट। सो दिस इज थीटा वन। सिमिलरली अपन डिफाइन करेंगे थीटा टू,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा 2 एक्चुअली हमें बताएगा कि हमारा जो बड़ा वाला सिलेंडर है ये अपनी इस एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट किया। गॉट इट। तो मैं एक बार सेटअप क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, तो मैं और विजुलाइज हो पाएगा। दिस इज माई बड़ा वाला सिलेंडर, जो एक्चुअली इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि वो अभी मोशन के बाद थीटा 2 मूव कर चुका है। ये हमारा छोटा वाला सिलेंडर है जो इस वक्त थीटा एंगल पर है। दिस इज थीटा एंगल। एंड सिमिलरली अगर अपन इसको जूम इन करते हैं तो ये भी कुछ रोटेट कर चुका है। सपोज वो थीटा 1 एंगल है। तो ये तीनों एंगल का डिपिक्शन है, तो मैं थोड़ा सा और विजुलाइज होने में आसानी होगी। ऑल राइट, अब अपन शुरुआत करते हैं फोर्सेस के साथ। तो पहला फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो एक्चुअली दोनों ही सिलेंडर्स के ऊपर लग रहा है एंड वही एक्चुअली एक नॉन जीरो टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो अगर अपन छोटे वाले सिलेंडर के ऊपर देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू F इंटू R1, राइट। वही उसका टॉर्क हो जाएगा बिकॉज छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस R1 है। अब यहाँ पर डायरेक्शन को बहुत ध्यान में रखना है, उसको बहुत अच्छे से समझना। सो बिकॉज अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और अपन अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसके ऊपर सपोज फ्रिक्शन लग रहा है अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस विल बी इक्वल टू जस्ट I इंटू थीटा 1 डबल डॉट, राइट। यहाँ पर जो हमारे छोटे वाले सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी इक्वल टू m इंटू R1 स्क्वायर इंटू थीटा 1 डबल डॉट। ऑल राइट, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर माई स्मॉल सिलेंडर। अब अपन बात करते हैं बड़े वाले सिलेंडर के ऊपर, जिसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा अगेन वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा कुछ इस तरीके से। सो इसका जो टॉर्क आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज F इंटू R2 इज इक्वल टू माइनस साइन। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बेसिकली m2 इंटू R2 स्क्वायर। अब इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू डबल डॉट। ऑल राइट, यहाँ पर ध्यान देना ये माइनस साइन इसलिए है बिकॉज दोनों के बीच में जो टॉर्क की डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट। ऑल राइट, अब यहाँ पर अपन को लगानी पड़ेगी नो स्लिपिंग कंडीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने पहले वाले एग्जांपल में भी देखा कि अगर हमारा जो ये सिलेंडर है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है सपोज इस डायरेक्शन में है, इसको अपन कैसे बोल सकते हैं R2 इंटू थीटा डॉट, राइट। बिकॉज जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली वो R2 रेडियस के में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। जो एक्चुअल रेडियस होगी दैट इज R2 माइनस R1, राइट। बिकॉज ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इसके सेंटर का दैट इज R2 माइनस R1, बट बिकॉज R1 बहुत छोटा है R1 R2 से, तो सिंपली अपन R2 बोल सकते हैं। ऑल राइट, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, इसलिए अपन ने यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है उसको लिखा है R2 इंटू थीटा डॉट। सो दिस इज माई सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। अब बात करते हैं सेंटर के रिस्पेक्ट में जो हमारा छोटा सिलेंडर था वो रोटेट कर रहा था, अपन ने अज्यूम किया है। एंड इसका जो रोटेशन था अपन ने अज्यूम किया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से थीटा 1 डॉट। तो अब इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, जो इसकी रेडियस है R1 एंड थीटा 1 डॉट। गॉट इट। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस छोटे वाले पॉइंट की जो स्पीड आएगी या फिर वेलोसिटी बोल सकते हो दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। और इसको अपन को किसके बराबर करना होगा, अब ये 0 के बराबर नहीं होगी बिकॉज नो स्लिपिंग है। तो जो बड़ा सिलेंडर की सरफेस है उसकी जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है ये उसके बराबर होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू R2 इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट, थीटा 2 डॉट। ऑल राइट, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन तीनों वेरिएबल्स में। यहाँ से हमारे पास टॉर्क इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन और मिसिंग है। अपन ने यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अभी तक बात नहीं करी, राइट। तो एक बार वो भी बात कर लेते हैं। हमारा जो छोटा सिलेंडर है इसके ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया कुछ इस डायरेक्शन में एंड एक हमारा हो गया mg, राइट। mg का अगर तुम यहाँ कंपोनेंट ले लेते हो दिस विल बी इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पर अपन ने छोटे वाले सिलेंडर का मास को m1 बोला, तो दिस इज m1, दिस इज m1। सो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आएगी, दिस एक्सप्रेशन। अब इधर भी मत कंफ्यूज होना, ये जो मैंने लिखा है दिस इज बेसिकली जस्ट d ऑफ dt इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी थी, दिस एक्सप्रेशन। तो बिकॉज R2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट हो जाएगा। ऑल राइट, सो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। नाउ द मेजर थिंग जो अपन को निकालनी है दैट वाज थीटा डबल डॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ पर थीटा 1 है, थीटा 2 है, इधर भी थीटा 1 है, थीटा 2 है, और इधर सिर्फ थीटा है। तो अपन को एक्चुअली f को एलिमिनेट करना है और वहाँ से सारा खेल सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो f को एलिमिनेट करने के लिए ना अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देते हैं। सो इफ़ यू ऐड देम तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से। गॉट इट। सो बेसिकली हमारे पास f आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा डबल डॉट, जो ही अपन को चाहिए था, राइट। बिकॉज इस इक्वेशन में सिर्फ f ही अननोन है और सभी अपन को नीडेड है फॉर लास्ट इक्वेशन। तो सिंपली अपन ने f की वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ थीटा डबल डॉट। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी,
दिस मेजर इक्वेशन। अब यहाँ पर बिकॉज क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ऑसिलेशन की बात करी थी, तो थीटा बहुत छोटा है, सो वी कैन अज्यूम कि साइन थीटा इज जस्ट इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया m1g इंटू थीटा। तो देख रहे हो फाइनली हमने मेन इक्वेशन को थीटा डबल डॉट और थीटा के टर्म्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। अब बस अपन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालना है, दैट इज थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ऑलराइट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट लेकर तुम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर एक तो नई चीज़ लग गई, दैट इज कि हमारा जो आउटर सिलेंडर है वो फ्रीली मूव कर सकता है, और उस फ्रीली मूव करने की वजह से क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो गई, और वही एक्चुअली हमें दर्द देती है, राइट। अब उस दर्द को अपन कैसे भगा सकते हैं, बाय डूइंग द क्वेश्चन थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल, कि पहले अपन अज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड है, क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आप पूछी है उसको समझते हैं, एंड उसके बाद उसको अगर अपन मूवेबल कर देते हैं तो जो चेंजेस आएंगे उनको मैप आउट करते हैं। ऑलराइट, अब ये जो सवाल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं शेयर करूंगा कि सवाल कहाँ से इंस्पायर्ड थे। सो दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ डेविड मॉरिन, बहुत ही फेमस बुक है फॉर मैकेनिक्स, जिससे अक्सर जेई एडवांस के सवाल आते हैं, एंड इससे जस्ट 2 पे एक सवाल था, उससे 90% इंस्पायर्ड था जो जेई एडवांस का सवाल आया था इस साल। सो जब तुम्हारा जेई मेंस पूरी तरीके से हो जाता है, जब तुम्हारा जेई एडवांस के PYQs जितनी भी तुमने अच्छे और भी मटेरियल्स किए हैं वो सॉल्व कर लेते हो, तो डेविड मॉरिन को ज़रूर चेकआउट करना। अब बिकॉज डेविड मॉरिन में बहुत सारे सवाल हैं, तो हम कैसे रेलिवेंट सवाल निकाल सकते हैं, उसके लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है जिसका नाम है SO60, जहाँ पर अपन ऐसे ही सवालों को डिस्कस कर रहे होते हैं जो बहुत रेलिवेंट है और जो जिनकी जेई एडवांस में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ही सवाल तुम्हें मिल रहे होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ तुम इतना सारा टाइम अपना डेविड मॉरिन में निकालो, अलग अलग किताबों में निकालो, SO60 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, एंड वी आर फ्रीली प्रिपेयर्ड फॉर जेई एडवांस। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। जस्ट अ स्पॉइलर अलर्ट, इस साल जेई एडवांस में जो सवाल आया था वो अपन ने ऑलरेडी SO60 में कवर किया हुआ था, एंड काफ़ी बच्चों का वो सॉल्व हुआ था। ऑलराइट, इसी के साथ अपन वाली वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।